खाओगे तो कहोगे अरे आशीष सर ये हम कैसे करेंगे, मगर उसके बाद मेरी तुमसे एक ही आवाज लगी, अरे मेरे भाई टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान है ये, अभी कर लेंगे इसको। चले आ जाओ बेटा, चैप्टर का नाम क्या है सबसे पहले तो वो देखते हैं। चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। मेरी बात ध्यान से सुनते रहना बस। कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है सर, हमें चैप्टर का नाम तो पता लग गया सर आज। ठीक है, अपने थम वम करते रहना बढ़िया तरीके से, मेरे को तुम्हारी सारी बात सुननी है, ध्यान रखना, मगर सामने देखते रहना, वो बात सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा अब एक वर्ड समझो जिसका नाम होता है चक्र। कोशिका तो आप सभी लोग जानते हैं, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका सजीव के अंदर पाई जाती है, कोशिका के बारे में तो सब जानते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि यहां पे ये चक्र क्या होता है। बेटा चक्र का मतलब, अगर मैंने तुम्हें 10 रुपए का नोट दिया तो तुमने बगल वाले को दिया, उसने अगल वाले को, उसने टगल वाले को, उसने सगल वाले को, उसने मेरे को दे दिया, तो ये चक्र है। जहां पे पहला और आखिरी एक ही होता है उसे हम चक्र कहते हैं। मैंने तुम्हें 500 रुपए का नोट दिया और तुम लेके भाग गए, यानी कि ये चक्र नहीं है। तो चक्र का मतलब क्या होगा हर सर? चक्र का मतलब यह होगा कि जहां से शुरुआत होगी वहीं पे चीज खत्म हो जाएगी। सर इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आप चीजों को यहां से शुरू करोगे तो सर यहीं पे ही आके चीजें खत्म हो जाएंगी। पहला और आखिरी जो पॉइंट होगा वो अगर एक ही होगा तो उसे हम चक्र बोलते हैं। मैं पहले चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, मैं चैप्टर का मतलब समझा रहा हूं आपको कि चैप्टर का मतलब क्या है। सर बिल्कुल सही है सर। तो अगली चीज एक और है, कोशिका विभाजन। ये क्या चीज होती है बेटा? आप लोगों ने ये चैप्टर देखा जाए या इससे अगला चैप्टर, पहले वाला चैप्टर देखा जाए, आपने एक बात बहुत अच्छे से पढ़ी है। आपने पढ़ा है कि अगर मैं कोशिका विभाजन की बात करता हूं, यानी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब अगर कोशिका में कोई केंद्रक है और केंद्रक के बाहर अगर यहां पे आपके पास ये कोशिका है, बोलो क्या इतनी बात तो सबने पढ़ी हुई है? अभी हम सब लोग इस चैप्टर में पढ़ के ही आए हैं। तो हम लोगों ने ये वाली बात पढ़ी है कि केंद्रक के अंदर जो होता है उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। हाँ सर ये तो हमें पता ही है, केंद्रक के अंदर तो सर केंद्रक द्रव्य ही मिलेगा, रूह अफ़ज़ा तो मिलेगा नहीं। और केंद्रक की झिल्ली के बाहर जो मिलेगा सर वो होगा कोशिका द्रव्य। मैंने कहा वाह क्या बात है, इंटेलिजेंट होगा। कह रहे सर शुरू से ही थे, बस इस चीज का घमंड नहीं है सर, शुरू से ही इंटेलिजेंट है हम तो। वाह क्या बात है। तो कोशिका विभाजन का मतलब क्या हुआ? कोशिका विभाजन का मतलब यह हुआ कि अगर कभी भी आपने केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को विभाजित कर दिया तो मतलब कोशिका विभाजन हो गया। वाओ, इसका सीधा सा मतलब कि यहां पे अगर मैं आपको एरो बनाता हूं और मैं लिखता हूं कि केंद्रक द्रव्य का विभाजन, केंद्रक द्रव्य का विभाजन, आप कहोगे यस सर बिल्कुल सही जा रहे हो आप। और मैं कह रहा हूं कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अरे सर क्या बात है, बहुत बढ़िया, बोलो बात सही है क्या? कोशिका द्रव्य विभाजन, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो केंद्रक द्रव्य का विभाजन करूंगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन करूंगा तो कोशिका का ही विभाजन हो जाएगा। केंद्रक द्रव्य के विभाजन को जो बड़े बड़े लोग होते हैं बायोलॉजी के अंदर वो बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। अच्छा ये है बात, और नहीं तो क्या मुन्ना, नोबिता ने बताया शिनचैन को। और कोशिका द्रव्य के विभाजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अब तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि चैप्टर का नाम ही क्या है। चैप्टर का नाम है कोशिका का चक्र। चक्र का मतलब पहला और आखिरी एक ही होना चाहिए, वो ही चक्र होता है। और विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब है कि केंद्रक द्रव्य का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन ही कोशिका विभाजन होता है। डन कर दो, मेरी बात क्लियर है तो। और अगर ऐसे विभाजन हो जाएगा तो एक कोशिका से दो कोशिका बन जाएगी। वाह सर मजा ही आ गया हर्षित सर, आज पहली बार हमने पढ़ा है चैप्टर का नाम कैसे क्लियर करते हैं। अभी तो मैंने चैप्टर चालू ही नहीं किया, मैं तो चैप्टर का नाम समझा रहा हूं आपको। चालू तो तब करते हैं ना जब चैप्टर पढ़ाते हैं, अभी तो पढ़ाया ही नहीं, ये चैप्टर में पढ़ना है। मगर आपको सर एक मिनट हर्षित सर प्लीज एक मिनट रुको। मैंने कहा क्या बात हो गई सर? आपने एक चीज बताई थी इससे रिलेटेड। मैंने कहा क्या? सर आप याद करो जब आपने पिछले वाला चैप्टर पढ़ाया था तो सर 1855 में। मैंने कहा हाँ क्या हुआ था 1855 में? अरे हर्षित सर आप भूल जाते हो, एक वैज्ञानिक आए थे। मैंने कहा क्या नाम था? सर रुडोल्फ विर्चो नाम था। मैंने कहा अच्छा क्या किया था इन्होंने? अरे सर इन्होंने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया था सर, आप भूल जाते हो। मैंने कहा हाँ हाँ ये तो याद आ गया, इन्होंने तो दिया था आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। मैंने कहा मगर इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत में बताया क्या था? कह रहे सर ये भी भूल गए आप। सर आधुनिक कोशिका सिद्धांत में इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अरे सर ये तो हमें सबको याद है सर, ये तो हम कभी नहीं भूल सकते। बोलो क्या याद था क्या? अबे कुछ तो बताओ, सो गए क्या मुन्ना? अबे जाग जाओ। अबे तुम एक बार बताओ, मैं पढ़ाता हूं तो सो जाते हो? सबसे ज्यादा नींद आती है क्या मेरी क्लास में? है सो गए क्या सारे के सारे? ये बताओ पहले तो। दो मैं बाल बना लेता हूं तुम्हारे सामने, ये लो, ये बड़े स्मार्ट स्मार्ट से बाल बना लिए। अब बताओ अब सोंगे क्या तुम? ये लो बना लिए बेटा बाल। अब ये बताओ सो गए क्या सारे के सारे या जाग रहे हो? मैं कैसे पता करूं कि तुम जाग रहे हो? सो रहे हो या जाग रहे हो ये बता दो पहले तो। सारे जाग रहे हो? पक्का 100%? सोया तो कोई भी नहीं है ना तुम में से? बिल्कुल
बिल्कुल नींद नहीं आ रही, चाय पी लो बेटा, कोई टेंशन नहीं आती उसमें, थोड़ी सी चाय पी सकता है अगर कोई पीना चाहता है तो, मगर बेटा सोना नहीं है। रुडोल्फ विर्चो ने जो बात बोली थी उसके बाद तो आपकी नींद उड़ जानी चाहिए। रुडोल्फ विर्चो ने बोला था ओमनिस सल्ला ई सल्ला, कह रहा सर ये तो हमें पता है। मैंने कहा क्या होता है? अरे हर्षित सर आपने कल ही तो इसका मतलब बताया था लास्ट क्लास में। मैंने कहा क्या सर? अगर कोई भी कोशिका होती है ना, मैंने कहा हाँ सर, पहले वो वृद्धि करती है। मैंने कहा अच्छा सर, फिर वो विभाजन करती है। मैंने कहा ये तुम्हें कैसे पता? अरे सर हमें सब पता है, हमें यही तो पता है कि कोशिका ऐसे जाएगी, फिर कोशिका ऐसे करेगी, फिर कोशिका ऐसे करेगी और फिर कोशिका ऐसे करेगी। सभी लोगों को पता है इसके बारे में कि कोशिका कभी भी विभाजन करती है तो विभाजन करने से पहले कोशिका करती है सबसे पहले वृद्धि, और वृद्धि करने के बाद कोशिका करती है विभाजन। बताओ ये वाली बात पड़ी थी क्या? और इसके अंदर बेटा तो टेंशन मत लेना, तुम यूं कहोगे अच्छी सर इसमें केंद्रक कहां है? बेटा ये रहा केंद्रक, लो बेटा केंद्रक बनाओ, तुम टेंशन ना लिया करो, ये लो केंद्रक लो। डन है? अब तो सारे डायग्राम क्लियर है। मैंने बोला था कि कोई भी कोशिका अगर वृद्धि करेगी तो लगभग 95% समय कोशिका अपनी वृद्धि में लगाती है और 5% समय में कोशिका अपना विभाजन कर लेती है। यानी कि कोशिका अपने आप को, वृद्धि का मतलब अपने आप को तैयार करती है 95% समय में। तुम भी तो ऐसे ही करते हो, पूरे साल पढ़ते हो, 3 घंटे का पेपर होता है। कोशिका का भी एग्जाम यही तो है, विभाजन। इसका मतलब कोशिका भी यही चाहती है कि पहले वो वृद्धि करती है 95% समय में, मगर 5% समय में विभाजन कर लेती है, और यही तो कोशिका विभाजन है। ये वाली जो कोशिका नई बनी है इसे हम संतति कोशिका या पुत्री कोशिका कहते हैं, संतति कोशिका। बोलो बात सही है? और जो कोशिका मेन होती है जिससे ये दोनों कोशिका बनी है उसे हम बोलते हैं मात्र कोशिका। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? डाउट तो बेटा मैं छोड़ता ही नहीं हूं, तुम्हें पता है, मैं डाउट नहीं छोड़ता। इसका मतलब यह है प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। तो पूर्ववर्ती बोल दो, मात्र बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो तुम्हारा मन करे। यही तो बोला था किसने? यही तो बोला था रुडोल्फ विर्चो ने, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। यानी कि जो कोशिका विभाजन वाली बात है वो कहां से उठी थी? वो यहीं से ही उठी थी, रुडोल्फ विर्चो ने ही उठाया था ये सबके सामने। कोशिका विभाजन कैसे, क्या हो गया? कह रहे डार्लिंग कम हेयर। कह रहे क्या हुआ? कह रहे कोशिका विभाजन का मतलब होता है नई कोशिका का निर्माण अपनी पुरानी कोशिका से होता है। कह रहे बहुत बढ़िया, तुझे पता है? कह रहे हाँ यही तो बात है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? पक्का? कोई भी दिक्कत है यहां तक? कैसी भी? श्योर है? 100%? चलें आगे। अब बेटा चाहे जीव एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, विभाजन की प्रक्रिया दोनों में पाई जाती है। तो एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन, हैंडराइटिंग समझ में आ रही है ना? पक्का? विभाजन उपस्थित होता है। कितना आसान है बताओ? बोलो बस सही। जैसे तुमने एक उदाहरण देखा होगा अमीबा में। अगर एक अमीबा है आपके पास, ऐसे अमीबा, तो आपको पता है अमीबा तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। जानते हो ना, एक कोशिका से बना होता है अमीबा। और एक कोशिकीय क्या होता है? अमीबा। अमीबा होता है एक कोशिकीय, वह यूकैरियोटिक होता है। बोलो बात सही है? तो अमीबा क्या करेगा? एक कोशिका से अगर उसको 2 कोशिका बनानी है तो देखो अमीबा ऐसे बनाएगा। ये एक कोशिका है, इसके बाद ऐसे ऐसे करके एक कोशिका से ऐसे ऐसे करके ये करेगा और ये 2 कोशिका बना लेगा। 2 कोशिका। बोलो बात सही? तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगी कि एक कोशिकीय जीव में विभाजन से ही जनन होता है। तो कोशिका विभाजन से ही जनन, जनन का मतलब 1 से 2 बन गए तो जनन ही हो गया। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, एक कोशिकीय जीव विभाजन से जनन करते हैं। यानी कि एक कोशिकीय जीव में विभाजन हो रहा है तो मतलब जनन हो रहा है। तुम्हारे अंदर विभाजन हो रहा है तो जनन हो रहा है, ये बात नहीं होती। बताओ क्या डन है? 100%? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां तक? किसी को भी नहीं? क्लियर है मेरी बात सारी की सारी? बिल्कुल खोपड़ी के अंदर बात घुस गई है सारी। अब बेटा तुम लोगों का निर्माण कैसे हुआ ये तो तुम्हें बचपन से पता है। तुम लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 2 कोशिका हुआ करती थी। 2 कोशिका। एक कोशिका आती थी तुम्हारी मम्मी से जिसमें 23 गुणसूत्र होते थे। एक कोशिका तुम्हारे पापा से जिसमें 23 गुणसूत्र होते थे। सभी लोगों को पता है कि 23 आते थे तुम्हारी मम्मी से, ये मम्मी होती है बेटा, इसे हम बोलते हैं मादा। और 23 गुणसूत्र आपके पापा से आते थे, ये इसका मतलब होता है नर से आते थे 23 गुणसूत्र। सभी लोगों को यह भी पता है कि नर को हम शुक्राणु बोलते थे, मादा को अंडाणु बोलते थे। अरे सर आपने तो पुरानी यादें ताजा कर दी। शुक्राणु और अंडाणु। फिर कुछ कहेंगे आशीष सर आप इंग्लिश में भी पढ़ा दिया करो। तो बेटा इसे हम बोलते हैं एग सेल और इसे हम बोलते हैं स्पर्म सेल। हाँ सर ये हमने सबने पढ़ा है।
सही बात। ये दोनों के दोनों जब निषेचन करते हैं, निषेचन का मतलब जब दोनों के दोनों यहां पे निषेचन करते हैं, एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, तो ये यहां पे आ गया, तो यहां पे जो अभिक्रिया होगी उसे हम बोलेंगे निषेचन। और निषेचन को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मैं इंग्लिश तुम्हारी सही कर दूंगा, मेरे से तो अच्छी कर दूंगा। फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो बेटा 23 और 23 मिलके कितने बन जाते हैं? अरे सर आपको यही नहीं पता सर, 23 23 मिलके बन गए 46। बोलो बात सही। इस 46 को अगर आपने सुना हो तो इसे बोलते हैं युग्मनज, और युग्मनज को बोलते हैं जायगोट। याद आया? क्योंकि इस 23 23 को हम बोलते हैं युग्मक। तो एक तो मादा युग्मक होता है, एक नर युग्मक होता है। बचपन की चीजें हैं बेटा, बताने की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, तो मैंने कुछ बताया भी नहीं। ठीक है, अब ये बन गया 46 युग्मनज। तो आपका निर्माण ऐसे ही तो हुआ, मगर बेटा आपका निर्माण तो एक ही कोशिका से हुआ है। आपकी मम्मी से 23 गुणसूत्र आए, आपके पापा से 23 गुणसूत्र आए, तो जो कोशिका से आप बने उसके पास तो 46 गुणसूत्र थे। मगर सर हम तो बहुकोशिकीय हैं। बेटा बहुकोशिकीय इसलिए हैं क्योंकि इस कोशिका में लगातार विभाजन होता गया, लगातार विभाजन, और फिर आप बहुकोशिकीय जीव बने। इसमें बहुकोशिकीय जीव क्यों हुआ? क्योंकि इस कोशिका में बेटा एक ही काम हुआ, लगातार विभाजन, लगातार विभाजन, जिससे कोशिका की संख्या बढ़ी। और नाम ही लिख रहा हूं, बताऊंगा नहीं अभी। जो लगातार विभाजन हुआ बेटा, उस लगातार विभाजन को बोलते हैं समसूत्री विभाजन। आज पढ़ेंगे ये, मगर अभी तो केवल नाम ही नाम याद कर लो, कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे शरीर में तुमने किसी के प्यार में हाथ काट लिया, क्या मुझसे प्यार नहीं करती, ये ले। तो बेटा अगल बगल की कोशिका उस जगह को भरने का काम करती है, और उस जगह को भरेगी कौन से विभाजन से? समसूत्री विभाजन से। पहले तुम बड़े छोटे हुआ करते थे, धीरे 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 तुम बड़े हो रहे हो। पहले पौए पौए से तुम यूं, घर वाले कई बार बोलते भी थे, आज भी कई सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे हर्षित सर हाइट के बारे में बात मत किया करो, दिल पे लगती है। कई लोग ऐसे होंगे जो ऐसे ही होंगे, बॉन्टी टाइप, छोटे छोटे से, मगर बेटा वो कभी भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो वो छोटे हैं, मगर हो सकता है वो कभी बड़े हो जाए। तो बेटा ये भी पॉसिबल है। पहले मैं भी बेटा बड़ा छोटा हुआ करता था, घर वाले सब बोलते थे ओए छोटू, मैंने कहा अच्छा छोटू बोलता था तू। बेटा फिर एकदम से हाइट बढ़ गई अपनी, तुम्हारी भी बढ़ सकती है, मगर ऐसा नहीं है लटके रहो हमेशा। कई बच्चे मैंने देखे यूं लटके रहते हैं, मैंने कहा क्यों लटक रहा? अरे सर हाइट बढ़ा रहा हूं मैं। मुन्ना ऐसे नहीं बढ़ती हाइट, अपने बढ़ेगी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, वो बात तो सही, ये नहीं हमेशा लटका रहना। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? इतनी बात में कोई डाउट है तो बता दो। मजेदार आ गया पॉइंट? बता दो भैया। चैट बॉक्स ऑन कर दिया है, बताओ क्या डन है क्या? बहुत बेसिक से चल रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहां तक, मगर बेटा लटके मत रहना। कुछ बच्चे होते होंगे बॉन्टी टाइप, मेरी क्लास में है क्या? ऐसे कितने बालक हैं मेरी क्लास में जो ज्यादा छोटे हो गए, ठीक ठाक सी हाइट के हैं? कौन कौन ऐसा है जिनकी हाइट छोटी है? बताओ जल्दी से। लड़कों कौन है ऐसा जिनकी हाइट छोटी है? मतलब तीन तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं। ए ऑप्शन हाइट छोटी है, बी ऑप्शन ज्यादा लंबी है, ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही है, और सी है ठीक ठाक, ठीक ठाक। बताओ जरा इसके अंदर से भी पोल करवा लेते हैं बेटा, कितने बालक हैं जो बेटा बॉन्टी किस्म के हैं, जो यूं कह रहे हैं हर्षित सर पूछो ही मत। बेटा देखो हाइट इतनी लंबी थोड़ी होनी चाहिए कि ऐसे ही लट्टू ही सही कर रहे हो, हाथ सही कर रहे हो, देखो सर लट्टू घुमा दिया मैंने, हाथ सही घुमा दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक ठाक हाइट होनी चाहिए। ज्यादा हाइट से क्या करना है तुम्हें? ये थोड़ी रोल लाइट ऐसे ही खड़े करोगे, कह रहा है मुझे जरूरत नहीं है, मम्मी आप टेंशन मत लो, ये लो सही हो गई लाइट। कई बार तो हाइट आती ही नहीं। ठीक ठाक है तो काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत छोटे होंगे। 12%, 12.91% लोग हैं जो ऐसे देखते होंगे, अरे भैया क्या हो गया, कह भैया दिख नहीं रहा है आगे। कोई बात नहीं बेटा, छोटे लोगों में ताकत बहुत तगड़ी होती है, बीच में से निकल जाते हैं ऐसे श्याओ श्याओ श्याओ, ऐसे निकल जाते हैं। बड़े लोग नहीं निकलते, बड़े लोगों के साथ दिक्कत है ना। अब जैसे ऐसे ही एक पोल और करवा देता हूं, जैसे एक पोल और होता है यहाँ पे, एक पोल और होता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो पतले हैं, ज्यादा ही पतले हैं, ज्यादा पतले हैं। कौन से हैं? जो गुलाब जामुन हुए पड़े हैं बेटा, गुलाब जामुन टाइप है, गुलाब जामुन। और कौन से हैं जो ठीक ठाक है? देखते हैं जरा ये वाला ऑप्शन भी। कुछ तो ऐसे होते हैं बेटा जिनकी देखते हैं तो यूं कहते हैं अबे ये क्या है, सेट इसके ऊपर डाल रखी है, ये सेट के ऊपर ये डाल रखा है। कई ऐसे भी होते हैं। हाँ, वो तुमने टीवी में ऐड नहीं देखा? पहले मैं बहुत पतला था, फिर मेरे दोस्त ने कहा तू ये खा तू मोटा हो जाएगा, आज मैंने ये खाया और देखो मैं बहुत स्मार्ट हो गया हूं, आज कोचिंग में जाता हूं तो सब मेरे की तरफ ही देखते हैं। आता है ना टीवी में ऐड? टीवी में ऐड देखा होगा तुमने? कौन सी कंपनी का ऐड है फटाफट बताओ। पहले मैं बहुत पतला था, मैं कोचिंग जाता था, कॉलेज जाता था तो सब मेरे ऊपर हंसते थे, उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि तू ये खा तू मोटा हो जाएगा, फिर मैंने ये खाया और आज मैं मोटा हो गया हूं, देखो आज सब मेरी तरफ बहुत अच्छे से देखते हैं। ऐसा कौन है बेटा? टीवी में ऐड आता था बेटा पहले ऐसे। यहां गुलाब जामुन वाले देखता हूं बेटा। बेटा 5.17% है गुलाब जामुन वाले मेरी क्लास में, 34% ज्यादा पतले हैं। कोई बात नहीं बेटा, पतलों में तो बहुत और भी मजा है, पतले बच्चे पतले ही होते हैं। तुम्हें पता देखो फायदे कितने हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें लग रहा होगा चीजों के फायदे नहीं है, बेटा चीजों के बहुत फायदे हैं। ठीक है,
हाँ 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 ठीक है, पहले वाला चैप्टर बेटा कर लेना, ये अलग चलेगा, पहले वाला अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ अब मेरी बात जरा सुनो, देखो मेरी बात सुनो बेटा, हाइट एक बहुत बड़ा मैटर होता है ऐसा दुनिया बोलती है, मगर बेटा मेरा दोस्त बड़ा कमाल का है। मेरा दोस्त क्या है, मेरा जो दोस्त है वो कुछ ऐसा लगता है, ऐसा ऐसा। मेरी दोस्त की जो वाइफ है वो कुछ ऐसी लगती है, ऐसी। ये मेरे दोस्त की वाइफ है, ठीक है, ये वाइफ है, बाल बाल है उसके, ठीक है। मेरे दोस्त के जो बच्चे हैं वो लगते हैं ऐसे। तो जब मेरा दोस्त कभी भी बस में जाता है ना, मेरा दोस्त कभी भी बस में जाता है, तो बेटा कभी वो पूरी टिकट नहीं लेता, वो आधी टिकट लेता है। रीजन तुम्हें पता है, क्योंकि बच्चों की फीस आधी ही लगती है। वो बोलता है मम्मी मम्मी मेरी टिकट ले लो। मजाक कर रहा हूं, मगर हाइट छोटे होने के कई फायदे हैं। हाइट छोटे होने के फायदे हैं कि बेटा टिकट आधी लगती है, बच्चों की भी टिकट आधी, तो पापा की भी टिकट आधी लग रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। और हाइट छोटी रहेगी तो बेटा हस्बैंड बोलेगा ही नहीं कभी भी वाइफ के सामने, हस्बैंड कहेगा अजीत सुनती हो, कह रहा मैं सुन ही रही हूं बस। तो हाइट से कोई मैटर नहीं करता। बताओ क्या मेरा टॉपिक पॉइंट क्लियर है सर? कोई डाउट है यहां तक किसी को? कमेंट बॉक्स तुम्हारे ओपन है, बता दो क्या पॉइंट क्लियर है क्या। चलें आगे, पक्का? हाँ ठीक है, 6 फीट 44 इंच की हो, बहुत बढ़िया। मेरा भाई अब चलते हैं आगे, बेटा बहुत हो गया मजाक, आ जाओ, आओ बेटा, क्लियर है ना बस। तो सुनो बेटा, अब आगे अगर अपन पॉइंट पे चलेंगे तो आगे भी अपन को बहुत सारे पॉइंट है जो पढ़ने हैं। अब हमें यह पढ़ना है कि सच में जो कोशिका विभाजन होता है वो कितने प्रकार का होता है। हमें पढ़ना है कि जो कोशिका विभाजन है वो कितने प्रकार का होता है, हमें यह पढ़ना है। तो बेटा मैं आपको, वैसे देखो एनसीईआरटी में तो दो प्रकार के ही दिख रखे हैं, मगर मैं आपको 3 प्रकार के कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा, 3 प्रकार के। एनसीईआरटी में तो 2 हैं, मगर अपन बाय 1 गेट 1 फ्री पढ़ेंगे। एक विभाजन पढ़ेंगे अपन समसूत्री विभाजन, एक अपन पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, और एक अपन पढ़ेंगे असूत्री विभाजन। बस ये 3 विभाजन पढ़ने हैं अपन को, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस ये 3 पढ़ने हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, बस ये 3 पढ़ने हैं। आज पहला चालू करने वाले हैं जिसका नाम है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसे हम बोलते हैं माइटोसिस। इंग्लिश भी याद करनी है ना, तो माइटोसिस बोलते हैं इसको। चलें आगे पढ़ें जरा, समसूत्री विभाजन क्या होता है। तैयार हो तो सारे के सारे? बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है भैया। क्या है समसूत्री, समझते हैं। मान लो आपके पास कोई ये कोशिका है, कोशिका विभाजन करती है तो पहले वृद्धि करती है, फिर आगे 2 कोशिका में विभाजन करती है। वाह हर्षित सर, आप हमेशा एक ही बात बोल रहे हो, मैं यही बोलता रहूंगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। इसका मतलब अगर कोई भी कोशिका पहले विभाजन करेगी तो पहले वो करेगी वृद्धि, वृद्धि के बाद वो कोशिका एक कोशिका से 2 कोशिका में विभक्त हो जाएगी। सही बात है? हाँ सर। सर इसका मतलब भी लिख दो ना सर, आप लिख दो ना, वृद्धि करेगी और वृद्धि के बाद कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी। बोलो बात सही। अब बेटा आपके शरीर में अगर एक कोशिका निकालूंगा तो उसमें गुणसूत्र कितने होंगे, पढ़ा है ना, कितने? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर इस कोशिका के पास गुणसूत्रों की संख्या 46 है, इसके पास भी वृद्धि हो गई तो 46 है, इसके पास भी 46 है और इसके पास भी 46 है। यह है कोशिका जो ऊपर ऊपर बना रखी है, इसे हम बोलते हैं मात्र कोशिका, मतलब मदर सेल है। और ये जो नीचे नीचे 2 बन रही है, यह है संतति कोशिका। मेरी बात सुनते रहना दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूं, नोट मत करना बस मेरे साथ साथ। एक काम बस हाथ को रोकना पड़ता है, फिर नहीं मेरा तो मन कर रहा है नोट करने को, नहीं करना है नोट, समझना है, पूरा समझना है तो मजा आएगा। अब आओ समसूत्री विभाजन क्या होता है इसको समझते हैं। बेटा नाम से पता लग रहा है सम का मतलब है समान, मैं बोल रहा हूं ना बायोलॉजी को नाम से समझो, और सूत्र का मतलब है गुणसूत्र। बेटा देखो मैं ज्यादा बड़ी बात तो मैं बोलता नहीं हूं, मगर आपको इतनी बात जरूर बोलूंगा कि पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़ने के बाद तुम्हें बॉटनी के अंदर टचवुड 1% का डाउट नहीं होगा, अगर मेरी सारी बात मानी है तो। अब कुछ बच्चे मानते नहीं है, वो मेरे साथ साथ नोट करने पे लगे रहते हैं। कुछ मानते नहीं है, वो मेरे से आगे चलते हैं, मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, फिर उनको एनसीईआरटी मेरे से पहले पढ़नी होती। कुछ मानते ही नहीं है, और जो समझते हैं वो कमेंट में सारे लिख देते हैं। मैं आपकी कम्युनिटी के ऊपर मैसेज करता हूं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं बेटा, बहुत बड़े बच्चे हैं, अब देखो बड़े तो हो ही जाते हैं 11वीं क्लास में, सर मैसेज कर रहे हैं, सर को मैसेज नहीं लिखते। बेटा मेरे पास भी 5 से 7 बैच हैं अभी, मैं सारे बैच पढ़ाता हूं, मगर तुम्हारे बैच में मैसेज इसलिए करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोगों के पास हमेशा, तुमको कभी ऐसा फील नहीं आए कि ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन है। तुम्हें हमेशा वो फीलिंग आनी चाहिए ये ऑनलाइन है। तुम्हें सच बताओ, तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि ऑफलाइन है? मजा आता है ना? बस मजा ही तो करना है, मजे करते करते सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, तुम्हें और मुझे पता भी नहीं लगेगा। तुम ये कहोगे हर्षित सर सिलेबस हो गया क्या? मैंने कहा हाँ हो गया ना सिलेबस। सर क्या बात है, बड़ा स्पीड से कर लिया। बस यही तो है, बढ़िया करेंगे, सब कुछ करेंगे, स्पीड से भी करेंगे, मगर मजेदार करेंगे। अब नाम देखो जरा, समसूत्री विभाजन, समान गुणसूत्र होने चाहिए। अब डेफिनेशन दुनिया रटती है, रटने दो, तुम देखो।
वह विभाजन, ये विभाजन ही हो रहा है जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या, देखो जरा ध्यान से सुनना, डेफिनेशन ही है जो तुम्हें सबको समझा देगी। वह विभाजन जिसमें बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसमें भी 46 है, उसमें भी 46 है, समसूत्री विभाजन है। यही डेफिनेशन है जो मैं साइड में लिख रहा हूं। बता देना आशीष सर डन हो गया, वाह क्या डेफिनेशन लिखवाई है, हमें तो डायग्राम से ही डेफिनेशन क्लियर हो गई। लिख देता हूं बेटा, तेरा डायग्राम से डेफिनेशन देख लो। वह विभाजन जिसमें बनने वाली संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर हो, मात्र कोशिका के बराबर हो। बोलो क्या डेफिनेशन क्लियर है? मैंने डायग्राम ही एक्सप्लेन किया है, मैं कह रहा हूं उसको भूल जाओ, वो याद रखो। अब बेटा अगर कभी भी 46 गुणसूत्र होते हैं तो इस प्रकार की कोशिका को 2n बोलते हैं। 2n का मतलब बेटा, n का मतलब होता है गुणसूत्र संख्या, गुणसूत्र संख्या। अब आपको पता है 23 आपकी मम्मी से आएंगे, 23 पापा से आएंगे, तो अगर 23 इंटू 2 करोगे तो 46 ही तो हो गए। तो अगर ये 2n कोशिका है तो ये भी 2n कोशिका है, तो ये भी 2n कोशिका है, तो ये भी 2n कोशिका है। और 2n कोशिका को बोलते हैं द्विगुणित कोशिका, पढ़ाई होगा कभी, द्विगुणित कोशिका। 2n हमेशा द्विगुणित कोशिका होती है। बोलो बात सही है? जैसे आपके शरीर की ये वाली कोशिका, इन सभी कोशिका में गुणसूत्र 46 है। बालों की कोशिका गुणसूत्र 46 है, ये गुणसूत्र 46 है। आंख, नाक, कान, मुंह, सब में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन जो होता है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका होती है ये। कायिक कोशिका का मतलब बायोलॉजी के अंदर होता है सोमैटिक सेल। और इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल है आपका त्वचा, जैसे एग्जाम्पल है आपके हेयर, बाल, ये सारी की सारी कोशिका आपकी कायिक कोशिका होती है जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। आपने ऐसे आपके कट लग गया, आपकी स्किन ने, आस पड़ोस वाली कोशिकाओं ने वो जगह भर दी। कौन से विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। आप छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है। कौन से विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। आप पहले जब छोटे थे आपकी फिंगर बड़ी छोटी छोटी हुआ करती थी, बड़ी हो गई है। कौन से विभाजन के द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। तो समसूत्री विभाजन का मतलब जो कोशिका बनेगी उसमें भी गुणसूत्र उतने ही होंगे जितने इसके अंदर होंगे मात्र कोशिका में, उसे ही हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? क्या 100% मेरी बात क्लियर है? पक्का? चलूं आगे? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो। मतलब मजा आ गया होगा, यूं कह रहे होंगे हर्षित सर क्या बात है, मतलब आपने डायग्राम में ही चीजें क्लियर कर दी। मैं डायग्राम से ही खत्म कर दूंगा चैप्टर, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब ये चैप्टर हो गया। आप खुद कहोगे हर्षित सर थ्योरी, मैं कहूंगा ये डायग्राम में ही थ्योरी लिखवा दी, देख तू। मजा तो दोस्तों देखो तभी है जब आपके नोट्स इतने बहुत प्रिसाइज हों कि आपका एनसीईआरटी पढ़ने का मन नहीं करे, तभी तो मजा है। नहीं तो मान लो एनसीईआरटी के अंदर किसी चैप्टर के 15 पेज और नोटबुक के अंदर 50 पेज, तो बेटा एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, नोटबुक कौन पढ़ेगा? तो बस वही वाली बात है। बताओ क्या आगे चलूं? पक्का? कोई भी